इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मैथिली शरण गुप्त जी का साहित्यिक परिचय। तो देखिए क्लास 12 बोर्ड एग्जाम में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 का ख खंड, निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। अधिकतम जो शब्द सीमा है 80, यानी कि आपको 80 शब्दों में साहित्यिक परिचय लिखना है, आपको 3 मार्क्स मिल जाएंगे और उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख करना है, 2 मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ से आपके 5 मार्क्स फिक्स होने वाले हैं। मैथिली शरण गुप्त जी का देखिए साहित्यिक परिचय देखेंगे तो देखिए आपको पेपर में साहित्यिक परिचय पूछा जाएगा, लेकिन आपको शॉर्ट फॉर्म में इनका जीवन परिचय भी करना अनिवार्य है। ठीक है, यदि आप इस प्रकार से लिखना चाहते हैं तो इस प्रकार से लिख सकते हैं जैसे कि हमने लिखा है, या फिर आप स्टार्टिंग में जीवन परिचय हेडिंग लिखेंगे और 2-3 लाइन लिख देंगे थियोरटिकल। ठीक है, थ्योरी में आपको क्या लिखना है, जैसे कि इनका जन्म कब हुआ था, इनका जन्म स्थान कहाँ पर हुआ था, इनके पिता का नाम, शिक्षा दीक्षा, भाषा शैली और मृत्यु। ठीक है, इस प्रकार से शॉर्ट में इनका जीवन परिचय हेडिंग डालकर लिख सकते हैं, या इस प्रकार से लिख सकते हैं जैसे हमने लिखा है। साइड में एक बॉक्स बना लेंगे और बॉक्स में इस प्रकार से पॉइंट्स के रूप में इनका जीवन का परिचय दे देंगे। ठीक है, तो देखिए इनका जन्म कब हुआ था, सन 1886 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। और कहाँ पर हुआ था, जन्म स्थान चिरगांव यानी कि झांसी में हुआ था। और इनके पिता का नाम क्या है, सेठ रामचरण गुप्त। और शिक्षा दीक्षा यानी कि इनकी कहाँ पर शिक्षा हुई, घर के स्वाध्याय यानी कि घर पर ही इनके शिक्षा दीक्षा हुई। भाषा शैली क्या है, भाषा शैली देखिए खड़ी बोली, सरल, सुसंगठित। ठीक है, इनकी भाषा शैली है। और मृत्यु कब हुई, सन 1964 ईस्वी को इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, तो इस प्रकार से पॉइंट्स के रूप में एक तरीके से शॉर्ट फॉर्म में इनके जीवन का परिचय हो जाता है। ठीक है, अब आप डायरेक्ट इनका साहित्यिक परिचय लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए साहित्यिक परिचय क्या है इनका, मैथिली शरण गुप्त द्विवेदी युग के कवि हैं। यानी कि जो मैथिली शरण गुप्त जी है ना, वो द्विवेदी युग के कवि हैं। देखिए द्विवेदी युग कौन सा होता है, सन 1900 से 1920 तक का जो युग है वो द्विवेदी युग होता है। तो मैथिली शरण गुप्त जी जो हैं ये द्विवेदी युग के कवि हैं। इनकी रचनाओं में राष्ट्र प्रेम और राष्ट्रभक्ति स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। यानी कि जो इनकी रचनाएं हैं ना, इनकी रचनाओं में जो है राष्ट्र प्रेम दिखाई देता है और राष्ट्र भक्ति दिखाई देती है। ठीक है, यानी कि राष्ट्र प्रेम मतलब देश के प्रति अटूट प्रेम, और राष्ट्र भक्ति मतलब राष्ट्र के प्रति भक्ति, प्रेम और समर्पण था इन्हें। ठीक है, यानी कि इनकी रचनाओं में राष्ट्र प्रेम और राष्ट्र भक्ति स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, इसलिए इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि प्राप्त है। किस लिए, क्योंकि इनकी रचनाओं में जो है राष्ट्र प्रेम और राष्ट्र भक्ति दिखाई देती है, इसलिए इनको राष्ट्र कवि बनाया गया, यानी कि इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि प्राप्त है। ठीक है, इनकी रचनाओं में खड़ी बोली को स्थान मिला है, या लिख सकते हैं इनकी रचनाओं में खड़ी बोली का भी प्रयोग मिला है। ठीक है, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। आगे देखिए, साथ ही इनकी रचनाओं में रस, छंद व अलंकार का भरपूर प्रयोग मिलता है। रस, छंद, अलंकार तो आप जानते ही हैं, हमने अपने चैनल पर भी पढ़ाए हैं। ठीक है, तो देखिए ये आधुनिक काल के कवि हैं, यानी कि जो मैथिली शरण गुप्त जी है ना, वो जो है आधुनिक काल के कवि हैं। यदि युग की बात करें तो ये द्विवेदी युग के कवि हैं। ठीक है, और काल की बात करें तो ये आधुनिक काल के कवि हैं। साकेत महाकाव्य के लिए इन्हें हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा मंगला प्रसाद पारितोषिक से सम्मानित किया गया। ठीक है, यानी कि इनको जो है हिंदी साहित्य सम्मेलन के द्वारा जो है मंगला प्रसाद पारितोषिक मतलब सम्मान के रूप में किसी भी चीज का दिए जाना। ठीक है, यानी कि इन्हें हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा मंगला प्रसाद पारितोषिक से सम्मानित किया गया, और भारत सरकार द्वारा इन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया। ठीक है, यानी कि साथ के साथ इन्हें जो है भारत सरकार के द्वारा इन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया। देखिए पद्म भूषण जो उपाधि होती है ना, भारत सरकार के द्वारा दिए जाने वाला तीसरा सबसे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार होता है पद्म भूषण। ठीक है, यानी कि इनको जो है भारत सरकार के द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। गुप्त जी युगीन चेतना और इसके विकसित होते रूप के सजग थे। इन्होंने अपने काव्य उर्मिला और यशोधरा में नारियों के जीवन को अत्यंत ही धार्मिक एवं हृदय स्पर्शी ढंग से चित्रित किया। यानी कि इन्होंने जो है अपने काव्य में उर्मिला और यशोधरा, ठीक है, उर्मिला और यशोधरा में नारियों के जीवन को अत्यंत ही धार्मिक एवं हृदय स्पर्शी ढंग से चित्रित किया है। ठीक है, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। उसके बाद हिंदी साहित्य में इनका सराहनीय योगदान है। तो देखिए इनकी रचनाएं क्या हैं, तो देखिए इनकी रचनाएं हैं, गुप्त जी की समस्त 2 प्रकार की रचनाएं हैं। तो देखिए अनुदित रचनाएं और मौलिक रचनाएं।
अनुदित रचनाएं क्या हैं? वीरांगना, मेघनाद वध, व्रत संहार। ठीक है, ये इनकी अनुदित रचनाएं हैं। और मौलिक रचनाएं क्या हैं? साकेत, भारत भारती, यशोधरा। ठीक है, ये इनकी मौलिक रचनाएं हैं। तो डे स्टूडेंट, इस प्रकार से 2 मार्क्स इनकी रचनाओं पर और 3 मार्क्स इनके साहित्यिक परिचय पर आपको 100% मिल जाएंगे। तो डे स्टूडेंट, ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।